जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी इतिहास का कक्षा 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्लास 6 और क्लास 7 का और क्लास 8 का चैप्टर 1 इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप लोग यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के आप लोग देख लीजिए। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी, पहले व्यापार करने आई थी और फिर बाद में इन्होंने सत्ता स्थापित कर लिया। वही इसमें बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे किस तरीके से इन्होंने पहले व्यापार किया और बाद में यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप करके सत्ता स्थापित कर ली। देखते हैं हम लोग। और यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक चैप्टर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे और समझ में भी आने लगेगा धीरे धीरे। एनसीईआरटी की बुक थोड़ा पढ़ने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए। फिलहाल इस हिसाब से बताते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखते हैं हम लोग। व्यापार से साम्राज्य तक चैप्टर 2 है क्लास 8 का इतिहास का। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी कि मुगल बादशाह में औरंगजेब तक तो सारे शासक शक्तिशाली थे, लेकिन इनके बाद में औरंगजेब के बाद जो शासक हुए हुए कमज़ोर शासक थे, जो राजनीतिक सत्ता को संभाल नहीं पाए। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। इनकी मृत्यु के बाद इनके दरबार में जो भी जमींदार थे इनके शासन में और सूबेदार थे, वो इनकी मृत्यु के बाद अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जो सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। यानी कि जब इन इन लोगों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में रियासतें स्थापित जब कर ली, तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्रीय सत्ता के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय में राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेज एक नई ताकत के रूप में उभरने लगे थे। राजनीतिक क्षेत्र से व्यापार तो उनका पहले से ही चल रहा था। अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। अंग्रेज का पहले शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ इनका पहले एक छोटी सी कंपनी थी जो ब्रिटेन से अनुमति लेकर के ब्रिटेन की रानी की सत्ता से ब्रिटेन की रानी से अनुमति ले करके एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी। और बाद में ये धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी भारत में करने लगे। ये देखेंगे हम कैसे हस्तक्षेप करने लगे हैं। इसमें कहानी के तरीके से बहुत बढ़िया बताया गया है। पहले यह एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ के इलाकों पर कब्जे
में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि यहाँ के इलाके में कब्जे करने का अर्थात शासन चलाने का कोई दिलचस्पी इनकी नहीं थी, सिर्फ व्यापार करने का उद्देश्य था प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वह एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ, यानी कि इन्होंने कैसे स्वामित्व अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया, ये हम लोग देखेंगे। ये कि यहाँ चित्र दिया गया है, ये कैप्टन हडसन है। यहाँ पे कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर देखिए, ये बुढ़े हो गए हैं, वृद्धावस्था में आ चुके हैं, बूढ़े हो गए थे उस समय। ये अंतिम शासक हैं मुगल दरबार के, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, और उनके बेटों की गिरफ्तारी कर रहे हैं कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी दिखाया गया है। ये उनके बेटे हैं बहादुर शाह जफर के। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। यानी औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर सम्राट तो नहीं हुआ मुगल दरबार में, लेकिन औरंगजेब के बाद भी ये बादशाह एक प्रतीक के रूप में बने हुए थे। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। देखिए, जब 1857 में जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोहियों ने, यानी भारतीय विद्रोहियों ने जो विद्रोह किया था, भारतीय क्रांतिकारी कह सकते हैं, विद्रोही नहीं कह सकते हैं, वो भारतीय क्रांतिकारी थे। विद्रोही तो ये अंग्रेज लोग उनको बोलते थे। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने जब विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में, तब बहादुर शाह जफर को ही इन्होंने अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह समाप्त हो गया, जब कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तब उसके बाद बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटे को, बहादुर शाह जफर के बेटों को उनके सामने ही मार डाला गया। आगे देखते हैं हम लोग। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ये देखिए, ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ दिया गया है, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश या इंग्लैंड जो भी कह लीजिए, ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ दिया गया है। और ये अफ्रीका का क्षेत्र है, यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है और इधर ये भारत का क्षेत्र है। ये है भारत का क्षेत्र, कलकत्ता भारत, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है भारत, ये भारत का क्षेत्र है। यहाँ पे इधर से इनको बहुत ही पहाड़ी एरिया था सारी चीज़ें, लेकिन समुद्र से रास्ता साफ था। ये लोग खोजते खोजते, ब्रिटिश आइसलैंड से खोजते खोजते अफ्रीका से के किनारे किनारे ऐसे होते हुए, अफ्रीका उपमहाद्वीप के किनारे होते होते इन्होंने केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिण में था, केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये धीरे धीरे भारत में यहाँ आ गए। ये रास्ता इन्होंने खोज लिया था। और सबसे पहले ये रास्ता जो खोजा गया था, यूरोप वासियों ने जो रास्ता खोजा था, तो पुर्तगाली थे, उन्होंने 1498 में ही ये रास्ता खोज लिया था। पुर्तगाली का भी नाम अभी इसी में देखेंगे हम। तो यहाँ से होते होते ये यूरोप वाले, ब्रिटेन हो चाहे फ्रांसीसी हो, ये सारे लोग, चाहे डच हो, ये सारे लोग यहाँ से केप ऑफ गुड होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी भाग से सट करके समुद्री मार्ग से होते हुए, केप ऑफ गुड से होते हुए यहाँ पे भारत आ जाते थे। 18वीं सदी में भारत तक आने वाला रास्ता यहाँ पे दिखाया गया है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में यानी कि ब्रिटेन के पूर्वी एरिया में ये पड़ता है अपना भारत, ब्रिटेन के पूर्वी एरिया में, यहाँ जो बताया गया है पूर्व में कहने का मतलब ब्रिटेन के पूर्वी एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना।
सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड या ब्रिटेन जो भी कह लीजिए, इंग्लैंड की महारानी उस समय थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया कि वो पूर्वी देश में जाकर के अपना व्यापार करना चाहते हैं, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने की का एकाधिकार मिल गया। जब इजाज़तनामा इनको मिल गया तो इजाज़तनामा के तौर पर, चार्टर के तौर पर या इजाज़तनामा के तौर पर कंपनी को एकाधिकार मिल गया। यानी कि एकाधिकार यानी कि एक उन्हीं को ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी पूर्वी एरिया में जाकर के अब व्यापार नहीं करेगी। इनका इजाज़तनामा मिल गया और इनको अनुमति मिल गई कि आप पूर्वी ब्रिटेन के पूर्व में जाकर के देश को खोज सकते हैं और वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना वहाँ सस्ते दाम में खरीद करके वस्तुओं को यहाँ पे महंगे दाम में बेच सकते हैं। ये चार्टर या इजाज़तनामा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके में खंगाल सकती थी, नए इलाकों को। यानी कि इस चार्टर एक्ट जब मिल गया, एक्ट नहीं बना है, अभी चार्टर ही है। चार्टर या इजाज़तनामा के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। यानी कि इस कंपनी को अब अंग्रेज की दूसरी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कोई नहीं थी, क्योंकि एक अधिकार मिल गया था और सिर्फ ब्रिटेन से मिला था, पूरे यूरोप से नहीं मिला था, सिर्फ ब्रिटेन से ही मिला था एक अधिकार कि अब ब्रिटेन की कोई भी अंग्रेज कंपनी भारत में जाकर के या इस एरिया में इनके इंग्लैंड के पूर्व में जाकर के अब इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से रोक नहीं सकती थी। यानी कि ये शाही दस्तावेज जो उनको फरमान मिल गया था, इजाज़तनामा, ये सिर्फ इंग्लैंड वालों को रोक सकते थे, लेकिन यूरोप के और भी बहुत सारे, यूरोप महाद्वीप में जो और बहुत सारे देश हैं, फ्रांसीसी हैं, डच हैं, तो इन लोगों को ये नहीं रोक सकता था। ये दस्तावेज इनका सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी को रोक सकता था, ना कि फ्रांसीसी, डच, इन सबको नहीं रोक सकता था, ना ही पुर्तगाली, इन लोगों को ये दस्तावेज नहीं रोक सकता था। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकत को पूरब के बाजारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी कि जब तक ये आए तो इनसे पहले पुर्तगाली लोग यहाँ आ चुके थे। भारत के पश्चिमी तट पर इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले पुर्तगाली लोग यहाँ आ चुके थे और पुर्तगाली लोग गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दा गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 1498 में एक पुर्तगाली आए थे भारत को खोजते खोजते, उनका नाम था वास्को दा गामा। सबसे पहले इन्होंने ही यूरोप से भारत तक आने का, केप ऑफ गुड होते हुए भारत तक पहुंचने का मार्ग सबसे पहले इन्होंने ही ढूंढ निकाला था, जिनका नाम था वास्को दा गामा। ये 1498 में पहली बार भारत पहुंचे और सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने जो अपना ठिकाना बनाया वो गोवा को बनाया था, और गोवा बहुत दिनों तक, अंग्रेजों के जाने के बाद तक भी गोवा इन्हीं के अधिकार में था। बाद में इनको स्वतंत्र कराया गया है।
17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। यानी 17वीं शताब्दी तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब इन्हीं के देखे देखी सारी यूरोपीय कंपनियां, धीरे धीरे सारे यूरोपीय देश यहाँ आ रहे हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। सारी यूरोपीय कंपनियां जो थी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ये सब जो आ चुके थे 17वीं शताब्दी में, ये लोग एक ही तरीके की चीज़ें, एक ही जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। और यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, यानी कि यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यानी कि यूरोप में भारत के सूती कपड़े, रेशम रेशम और काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। ये लोग यहाँ से सस्ते में खरीद लेते थे और कई गुना दाम बढ़ा करके जा करके वहाँ पे यूरोप में बेचते थे, जिससे इनको मोटा मुनाफा होता था। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जब कई कंपनियां यहाँ आ गई, यूरोपीय कई कंपनियां आ गई, तो ये चीज़ वो एक ही चीज़ें खरीदना चाहती थी जिनकी मांग अधिक थी, जैसे सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। यही चीज़ जो यूरोप में मांग थी, इनको ही ज़्यादा खरीदने लगी, तो इनकी मांग बढ़ने लगी, भारत में इनकी कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। जब मांग इसकी बढ़ने लगी, जब इनका मूल्य भारत में बढ़ने लगा, तो इन लोगों का, इन कंपनियों का मुनाफा घटने लगा, क्योंकि ये अब ऊंचे दाम पर खरीदना शुरू कर दिए थे। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। जब यहाँ पे सारी चीज़ें इनको महंगी होने लगी, मिलने लगी, प्रतिस्पर्धा थी, कई कंपनियां एक साथ वही सामान खरीदती थी, तो उनका मूल्य अधिक बढ़ जाता था यहाँ पे। तो अब इन कंपनियों का मुनाफा कम हो गया था, तो इनके सामने यही एकमात्र रास्ता था कि दूसरी व्यापारिक कंपनियों को यहाँ से मारकर भगा दें या खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। जब ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे से मारपीट करने लगे, तो जब मूल्य बढ़ने लगे, तो इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कौन सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती। ये लोग, एक कंपनी वाले दूसरी कंपनी वालों की जहाज को डुबो देते थे और रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते थे और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देते थे। जब दूसरी कंपनी का व्यापारी जहाज पे माल लेकर जाता रहता था, तो ये जहाज़ों को डुबो देते थे, कभी कभी उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते थे, कभी माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से ही रोक देते थे। इतना अवरोध पैदा कर देते थे कि परेशान करते थे। एक कंपनी दूसरी कंपनी को परेशान करने में ही लगी हुई थी, यहाँ तक उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। अब यह व्यापार हथियारों की मदद से चलने लगा और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाने लगा। जब हथियार चलने लगे लोगों के बीच में, तो ये अपनी अपनी चौकियों को किलेबंदी के रूप के जरिए सुरक्षित करते थे कि किलेबंदी चारों ओर से अपने व्यापारिक जहाँ पे इनका ये रुकते थे, जहाँ पे अपना व्यापारिक चौकियाँ जो बनाते थे, जहाँ पे सारा माल खरीद करके ले जाके रखते थे और आयात निर्यात जहाँ से करते थे, आयात निर्यात का सामान जहाँ पे रखते थे या जहाँ पे ये निवास करते थे, वहाँ के एरिया को ये किले बंद कर दिया करते थे, जिससे इनका सुरक्षित रहे सारा सामान और इनके प्राण भी सुरक्षित रहें। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से टकराव होने लगा।
अब ये जब किलेबंदी करने लगे और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण शासकों से, वहाँ के स्थानीय जो शासक थे उनसे भी टकराव होने लगा, क्योंकि ये लोग किलेबंदी करना शुरू कर दिए थे। जब किलेबंदी करना शुरू कर दिए तो वहाँ के स्थानीय जो शासक थे या राजा थे उनसे भी इनका टकराव होना शुरू हो गया। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब जब स्थानीय राजाओं से भी इनका टकराव होने लगा तो व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना अब कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अगर स्थानीय राजा का बात माने तो व्यापार नहीं कर पाएंगे, किलेबंदी नहीं कर पाएंगे, और जब किलेबंदी नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। इनका माल ही लूट लिया जाएगा, इनको मार डाला जाएगा, इनके माल व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, आयात निर्यात ही नहीं कर पाएंगे, दूसरी कंपनियों से सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए अब हस्तक्षेप करना राजनीति में जरूरी लगने लगा था इनको। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। बंगाल में पहली ईस्ट इंडिया की फैक्ट्री बंगाल में 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। अब कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे, इनकी फैक्ट्री बन गई थी 1651 में, कंपनी के व्यापारी यहाँ से काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, और जो कंपनी के व्यापारी थे इनको उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। इसी फैक्ट्री में इनका वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यानी कि जो सामान यहाँ से बाहर भेजना है, इंग्लैंड में भेजना है, वो सारे सामान वेयर हाउस में रखे जाते थे, निर्यात होने के लिए वहाँ जमा किया जाता था, या रखा जाता था, या जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे, और दफ्तर भी इनके वहीं पर थे, जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। कंपनी के अफसर भी वहीं दफ्तर बनाकर बैठते थे, उसी फैक्ट्री में, हुगली नदी के किनारे जो था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्टर के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों को और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जब इनका व्यापार फैलने लगा तो इन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के व्यापारी थे और सौदागर थे, उनको फैक्ट्री के आसपास ही बसने के लिए प्रेरित किया कि एक ही जगह रहें। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 1651 में तो हुगली नदी किनारे इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई, लेकिन 1696 तक इस आबादी के चारों ओर, यानी फैक्ट्री और उसकी आबादी, जो इन सारे लोग आए थे इनके व्यापार करने वाले इंग्लैंड के व्यापारी और सौदागर, जब वहाँ रहने लगे तो इन लोगों ने 1696 तक आबादी के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर दिया था। और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली थी। इसके 1996 के 2 साल बाद इन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जिसकी दीवानी इन्होंने 3 गांव की ली थी। उनमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। कालीकाता पहले कहा जाता था उसको, और बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कालीकाता पहले कहा जाता था, अब इसको कलकत्ता, फिर बाद में कलकत्ता कहा जाने लगा, और आज इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कंपनी ने अब क्या किया, कंपनी ने मुगल दरबार में गए कंपनी औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए
व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। इस बात के लिए भी कंपनी ने तैयार कर लिया था, मुगल सम्राट औरंगजेब से को तैयार कर लिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, यानी कि जो कर लगता था इनको कर ना देना पड़े, बिना कर चुकाए फरमान जारी कर दें कंपनी को व्यापार करने के लिए। इसलिए औरंगजेब को इन लोगों ने तैयार भी कर लिया था। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी थी। ये कंपनी क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और मौजूदा अधिकारों से ज़्यादा लाभ उठाने की होड़ में लगी रहती थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। जब इन लोगों ने औरंगजेब को मना लिया था फरमान जारी करने के लिए, शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए, तो औरंगजेब ने सिर्फ कंपनी को ही केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। किंतु कंपनी के अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं दी गई थी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार करने या शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए अनुमति मिली थी औरंगजेब से, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूल बहुत कम हो गई। राजस्व की वसूली उस समय बहुत कम हो गई जब जो अफसर निजी तौर पर भी व्यापार करते थे अंग्रेज निजी तौर पर व्यापार करते थे, वे भी राजस्व देने से इनकार जब कर दिए तो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। जबकि केवल कंपनी को ही ये अधिकार दिया गया था, छूट दिया गया था कि निःशुल्क व्यापार करने के लिए, लेकिन जो निजी तौर से भी व्यापार करते थे, जो सौदागर या व्यापारी, वे भी कर देने से इनकार कर दिए थे। इससे बंगाल में राजस्व की वसूली कम हो गई थी। ऐसे में जब राजस्व वसूली कम हो गई तो भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान, उस समय बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, विरोध क्यों ना करते। इन्होंने विरोध किया। एक यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया है। 1857 का चित्र है और इसमें दिखाया गया है कि मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं और विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया यह चित्र है। रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ चित्र दिया गया है। ये रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनके बारे में भी यहाँ बताया गया है आगे। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। यानी कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में बंगाल में कंपनी और नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद बंगाल के नवाब भी अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले बंगाल में मुर्शीद कुली खान थे, उनके बाद में बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान और उसके बाद बने सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। यहाँ तक तो सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। ये सारे बंगाल के शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। इनकी व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से नजराना मांगा गया। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से
रोक दिया गया। एक बंगाल के नवाब उस समय जो थे वे सिक्के ढालने का अधिकार इनको नहीं दिए और इनकी किलेबंदी को भी बढ़ने से रोक दिए। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। यानी कि ये वर्तमान में जो उस समय बंगाल में नवाब थे उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि और उन्हें दलीलें दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर होती जा रही है। जब राजस्व वसूली कम होती जा रही है तो इन्होंने कहा कि नवाब की ताकत भी कमज़ोर होती जा रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और कंपनी टैक्स चुकाने के लिए उस समय तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, यानी कि कंपनी के अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और वह उनके उत्तराधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, ऐसी दलील कंपनी दे रही थी। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी ये भी जानती थी कि उसे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसे अपनी आबादी भी बढ़ानी होगी। गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा, ऐसा कंपनी का मानना था। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। इनकी धीरे धीरे कंपनी कर देने के लिए तैयार नहीं थी और ये लोग कर में, बंगाल के नवाब कर में छूट देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इन दोनों कंपनी का और नवाब का टकराव बढ़ता गया और इसका परिणाम यह हुआ प्लासी का युद्ध दोनों लोगों के बीच में हुआ। देखते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। यहाँ पे एक कठपुतली दिया गया। कठपुतली का अर्थ है यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर नाचता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। प्लासी का युद्ध हम लोग देते हैं कब हुआ था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था ये भी आगे हम पढ़ेंगे। 1756 में 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान, उनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की वजह कंपनी सिराजुद्दौला की जगह कंपनी क्या चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। ऐसा कंपनी चाहती थी कि वो अपना कठपुतली का नवाब एक बैठा दे वहाँ पे बंगाल में, जो इनको व्यापार करने के लिए की रियायतें देने के लिए आनाकानी न करे, इनको आराम से व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी, जो सिराजुद्दौला के उस समय प्रतिद्वंदी थे, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। ऐसा कंपनी ने प्रयास किया। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, परंतु कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया, जब ये लोग किसी और को नवाब बनाना चाहते थे सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी को, तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। ऐसा सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने, यानी कि जब कंपनी और सिराजुद्दौला दोनों लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ यानी कि सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने
अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लैंड फैक्ट्री, कासिम बाजार में उस समय इंग्लैंड फैक्ट्री थी, उस पर हमला बोल दिया। 30,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला ने, उस समय इंग्लैंड की फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, वहाँ पे हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। कासिम बाजार में जो बंगाल में इनकी फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, 30,000 सैनिकों को एक साथ लेकर के नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में स्थित इनकी फैक्ट्री को, अंग्रेजों की फैक्ट्री को पर हमला बोल दिया और वहाँ के सारे अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर उनके फैक्ट्री पर ताला लगा दिया और अंग्रेजों के सारे हथियार छीन लिए, उनको बंदी बना लिया और उनके जहाज़ों को भी अपने घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि कलकत्ता स्थित इनका एक किला था, कलकत्ता में अंग्रेजों का एक किला था, उस पर कब्जा करने के लिए उधर का रुख किए। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब इन कंपनियों को पता लगा, मद्रास की कंपनियों को भी पता लगा, जो मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जब उनको पता लगा कि कलकत्ता भी हाथ से निकल जाएगा, तब उस कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर को सुन करके मद्रास में स्थित सैनिक कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी के अफसर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया कलकत्ता में जाने के लिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये महान्यायालय कच्छ का ये चित्र दिया गया है। ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बनी ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, यानी कलकत्ता में जो सेना थी, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और जब इन लोगों की काफ़ी समय तक बहस चली तो उसके बाद आखिरकार ये दोनों लोग माने नहीं और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यानी कि प्लासी के मैदान में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और दूसरी तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला। 1857 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। और जब दोनों लोगों में प्लासी का युद्ध हुआ तो इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, लेकिन उनकी हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति, उनके जो सेनापति थे, कई सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति जिनका नाम था मीर जाफर की कारगुजारियां थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जो एक मेन कारण था कि सिराजुद्दौला इन अंग्रेजों से हार गया। इसमें मीर कासिम की टुकड़ी ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। रॉबर्ट
क्लाइव ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए मीर जाफर को इसका प्रलोभन दे दिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर हम आपको नवाब बना देंगे, और इसी प्रलोभन में आकर के मीर जाफर ने अपनी टुकड़ियों को निर्देश ही नहीं दिया युद्ध में भाग लेने के लिए, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई और सिराजुद्दौला मार भी दिया गया। यहाँ ये सिराजुद्दौला का चित्र दिया गया है, यहाँ पे ये सिराजुद्दौला है। स्रोत एक यहाँ पे दिया गया है, संपन्नता का आश्वासन। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से रॉबर्ट क्लाइव ने चिट्ठी भेजी थी। विदेश मंत्री जो थे, एक मुख्य विदेश मंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट, इनको रॉबर्ट क्लाइव ने चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों का पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इन्होंने लिखा कि मैं खुद इससे एक अभिभूत हूँ कि इतनी बड़ी रियासत को हासिल करने में, इनका कब्जा करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है, ऐसा लिखा था। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की जंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहीं से ये लोग प्रशासन में जुड़े थे, और सबसे बड़ी गलती तो मीर कासिम की थी, जिन्होंने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों के प्रलोभन में आ गए थे। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। भारत में इस कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली, ये सबसे बड़ी जीत थी, पहली बड़ी जीत थी। इसलिए ये प्लासी की जंग बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। अंग्रेजों ने क्या किया? सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर जाफर को नवाब बनाकर गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। कंपनी का अभी भी शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उनका मूल उद्देश्य था, कंपनी का मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी, ऐसा उस समय कंपनी सोच रही थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। यानी कि कंपनी के नवाब भी उनकी कठपुतली की तरह नहीं काम करते थे। उनके लिए सम्राट को भी, नवाब को भी जनता के सामने अपनी संप्रभुता और सम्मान दिखाना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, मीर जाफर ने भी कंपनी का जब विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो मीर जाफर को हटा करके कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा
और जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। और मीर कासिम भी परेशान हो गया इन लोगों की मांगों से, तो मीर कासिम भी परेशान करने लगा अंग्रेजों को। तो बक्सर की लड़ाई हुई मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी से। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, बक्सर की लड़ाई हुई। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को भी हरा दिया था और उसे बंगाल से बाहर, मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। और फिर पुनः मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा करके उसे बंगाल से बाहर कर दिया कंपनी ने और मीर जाफर को पुनः दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे और ये लगा दिया कंपनी ने कि नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, 1765 में मीर जाफर की जब मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। क्लाइव में खुद ही नवाब बनने का फैसला उस समय कर लिया जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई 1765 ईस्वी में। तब तक कंपनी शासन करने का मूड बना चुकी थी और रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान भी कर दिया कि अब ये खुद ही नवाब बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। मुगल सम्राट में आखिरकार 1765 में मुगल बादशाह जो थे वे बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ही। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही दीवान नियुक्त कर दिया। 1765 में दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। दीवानी मिलने पर बंगाल का विशाल साम्राज्य जब उन्हीं का हो गया, उसके सारे संसाधन कंपनी के हो गए बंगाल के, तो इन सब पर नियंत्रण कंपनी का सीधे डायरेक्ट हो गया। इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या पूरी तरीके से हल हो गई थी। अब यही नवाब थे, इन्हीं की कंपनी थी, जो जैसा मन कहे वैसा करें। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी, जिसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। जब प्लासी का युद्ध इन लोगों ने जीत लिया था 1757 में, तो उसके बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम हो गई थी। इन लोग सोने के बदले में यहाँ से वस्तुएं खरीदते थे, सोना बेच करके यहाँ से सामान खरीदते थे और वहाँ ले जा करके व्यापार करते थे। लेकिन अब प्लासी का जो युद्ध इन लोगों ने जीत लिया, तो उसके बाद बंगाल से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोने लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। और जब इनको दीवानी मिल गई बंगाल की, तो इनको अब ब्रिटेन से सोने लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि सारे संसाधन अब इनके हो चुके थे। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। अब सारी चीज़ें इन्हीं को मिलती थी, कर वगैरह सारा पूरा बंगाल का इन्हीं को मिलता था, सारा संसाधन इनका था। तो बंगाल के ही जो आमदनी थी, भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही, यानी बंगाल से जो भी आमदनी होती थी इनकी इसी के सहारे कंपनी अपने सारे खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में
सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। एक स्रोत दिया गया है, स्रोत 2, नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाबों ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था, जब वे पहली बार हमारे देश में आए, यानी कि जब ब्रिटिश लोग पहली बार हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। यानी कंपनी जब पहली बार आई थी, तो ये सरकार के सामने विनती करते हुए इन्होंने कहा था कि एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। जब इनको थोड़ी सी ज़मीन मिल गई वहाँ पे, तो इन्होंने एक मजबूत किला ही वहाँ खड़ा कर डाला और इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए। उस किले के चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं, और वो गड्ढे जो चारों तरफ बनाए गए थे वो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। पहले इन्होंने थोड़ी सी ज़मीन मांगा था कंपनी को व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए इन्होंने थोड़ी सी ज़मीन मांगा था, और जब इनको ज़मीन मिल गई तो वहाँ पे इन्होंने एक किलेबंद कर दिया, किलेबंदी कर दी, मजबूत किलेबंदी, और वहाँ पे ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी उस किले में। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। ऐसा उस समय नवाब लोग इनके बारे में बोलते थे, शिकायतें करते थे इनके खिलाफ। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर अब नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ ही फायदे भी थे। कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। जब कंपनी को सत्ता मिल गई बंगाल की, तो अब कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस तरह के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास मद्रास जो अब चेन्नई है आया था, तो उसकी उम्र 18 साल थी। यानी 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था, तो उसकी उम्र उस समय 18 साल थी। 1768 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो वहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के सामने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अक्यूज संपत्ति के शोध संदेहास्पद लगने लगे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली।
कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा इन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा